अस्सलामुअलैकुम। तो पिछली वीडियो में हमने देख लिया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेफ्रोटिक एंड नेफ्रेटिक सिंड्रोम। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या क्या फाइंडिंग्स जो हैं वो होती हैं, जो कि मैंने पहले भी बताई हैं पिछली वीडियो में। तो इट इज़ अ ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोटीन यूरिया। इसमें क्या होता है, प्रोटीन यूरिया होता है ग्रेटर देन 3.5 ग्राम पर डे। उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया होगा, मतलब एल्ब्यूमिन का ज़्यादा से ज़्यादा लॉस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, एडिमा डेवलप हो जाएगा। इसके अलावा क्या होगा, हाइपोगैमा ग्लोब्यूलिनीमिया, मतलब जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स हैं वो भी लॉस्ट हो जाएंगे। उसकी वजह से जो है वो इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो जाएगा। हाइपर कोगुलेबल स्टेट होगी, मैंने बताया था कि ड्यू टू लॉस ऑफ एंटी थ्रोम्बिन 3, जो कि प्रिवेंट कर रही होती है हमारे पास क्लोटिंग को। उस वजह से जो है हमारे पास क्या होगा, हाइपर कोगुलेबल स्टेट, जब इसका लॉस्ट हो जाएगा तो उसकी वजह से हाइपर कोगुलेबल स्टेट होगी। ठीक है, देन हमने कहा था कि प्रोटीन लॉस्ट हो जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लिवर है वो लिपिड सिंथेसाइज करेगा, लिपोप्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, जिसकी वजह से हाइपरलिपिडीमिया हो जाएगा, हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया होगा, जिसकी वजह से हेपेटिक कास्ट जो है हमें मिलेंगे यूरिन में। ठीक है, अब हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम की जो है वो पढ़नी है कि उसमें कौन कौन सी जो हैं वो डिजीज़ेज़ आती हैं। तो सबसे पहले इसमें आती है हमारे पास मिनिमल चेंज डिज़ीज़। मिनिमल चेंज डिज़ीज़ क्या है, अपने नाम से बता रही है कि इसमें जो है वो चेंजेस जो हैं वो मिनिमल आएंगी। अच्छा, इनको पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमने जो है ना जो हमने रीनल पैथोलॉजी पढ़नी है, इसमें हमने जो मॉर्फोलॉजी देखनी होती है ना, उसमें हम 3 चीज़ें देखते हैं। एक लाइट माइक्रोस्कोपी देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी देखते हैं, एक इम्यूनोफ्लोरेसेंस देखते हैं। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोपी हमें नॉर्मल जो है, हम जो H&E स्टेनिंग करते हैं ना, हमें ये लाइट माइक्रोस्कोपी में नज़र आता है कि H&E स्टेनिंग में हमें जो है वो ग्लोमेरुलाई कैसे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है वो हमें ये बताती है कि व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ डेपोजिट्स, मतलब डेपोजिट की लोकेशन क्या है। 2 तरह की लोकेशन होती है, सब एपिथेलियल होती है या फिर वो सब एंडोथेलियल होते हैं। ठीक है, या फिर वो इंट्रामेम्ब्रेनस होते हैं, ये मैं आगे आपको बताती हूँ। या देन वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हमें लोकेशन ऑफ डिपॉजिट बता देती है, या फिर हमें ये बताती है कि इफेसमेंट हो रही है फूड प्रोसेसेस की या नहीं हो रही। ठीक है, और देन हम तीसरी जो हेडिंग इसमें लिखते हैं वो हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस की लिखते हैं, जो हमें बताती है कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ डिपॉजिट्स, के डिपॉजिट्स की कंपोजिशन क्या है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस भी हमारे पास या तो ग्रैनुलर होती है या फिर वो लीनियर होती है। ग्रैनुलर हमें मोस्टली मिलते हैं ज़्यादातर डिजीज़ में, जिसमें लीनियर नज़र आते हैं वो मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, अब हमने देखना है कि मिनिमल चेंज डिज़ीज़। मिनिमल चेंज डिज़ीज़ क्या है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। ये चिल्ड्रन में जो है मोस्ट कॉमन काज होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। इसकी काजेज़ इडियोपैथिक है, हमें नहीं मालूम, और इट मे बी एसोसिएटेड विद दैट ऑफ द हॉजकिन लिम्फोमा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो इसके लाइट माइक्रोस्कोपी पे क्या अपीयरेंस आती है। अब ये देखें, नॉर्मल ग्लोमेरुलाई मिलते हैं हमें H&E स्टेन पे, मतलब लाइट माइक्रोस्कोपी में हमें नॉर्मल ग्लोमेरुलाई मिलते हैं, और लिपिड जो है वो भी हमें नज़र आ सकते हैं इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल सेल्स में। अब हमने क्या करना है, मैंने कहा था कि लाइट माइक्रोस्कोपी में देखना होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देखना होता है, और इम्यूनोफ्लोरेसेंस में देखना होता है। अब हम जब इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तो हमें क्या मिलेगी, हमें इफेसमेंट मिलेगी ऑफ फूड प्रोसेसेस की। ठीक है, मैंने बताया था फूड प्रोसेसेस क्या होते हैं, पोडोसाइट्स जो होते हैं, जो कि अगर मैं यहाँ पर ड्रा करूँ, ये हमारे पास अगर यहाँ पे एंडोथेलियम यहाँ पे जो है वो एंडोथेलियम होती है इस तरह स्लिट लाइक, और ये हमारे पास अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह होते हैं पोडोसाइट्स जो हैं, तो इनकी ये इफेसमेंट होती है। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें जो है हमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे हमें क्या मिलेगा, इम्यूनोफ्लोरेसेंस में इसमें कोई डिपॉजिट्स जो हैं नो इम्यून कम्प्लेक्स डिपॉजिट, इसमें नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस मिलती हैं हमें। इसी वजह से इसको हम मिनिमल चेंज डिजीज़ कहते हैं कि हमें चेंजेस बहुत कम मिलते हैं।
ठीक है। इसके अलावा लॉस ऑफ एल्ब्यूमिन बट नॉट इम्यूनोग्लोबुलिन इसमें लॉस नहीं हुए होते हैं। और दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसका एक्सीलेंट रिस्पॉन्स होता है स्टेरॉइड्स को। बहुत कम डिजीज़ होती हैं जो स्टेरॉइड्स को रिस्पॉन्स कर रही होती हैं, बट इसका एक्सीलेंट रिस्पॉन्स होता है। तो आपको हमेशा सिनेरियो में ये दिया होता है कि चिल्ड्रन है उसको जो प्रोटीन यूरिया है ग्रेटर दैन 3.5 ग्राम पर 24 आवर होगा, देन उसको बताया होगा कि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है टू स्टेरॉइड्स। तो ये आपके डायग्नोस्टिक पॉइंट हैं, ठीक है। एंड डैमेज और ये डैमेज इज़ मीडिएटेड बाय साइटोकाइन फ्रॉम टी सेल्स, और ये एमसीक्यू पॉइंट है, ठीक है, पास्ट एमसीक्यू आया हुआ है ये, ठीक हो गया। अब हमने देखना है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस अपने नाम से बता रहा है कि फोकल क्या है कि कुछ जो एरियाज़ हैं ग्लोमेरुलाई के वो इन्वॉल्व होंगे, कुछ एरियाज़ नहीं इन्वॉल्व होंगे। सेगमेंटल क्या बता रहा है कि कुछ सेगमेंट इन्वॉल्व होगा ग्लोमेरुलाई का, ठीक है, और कुछ नहीं इन्वॉल्व होगा। अब अगर हम इसको देखें, हम बुक से रीड करें, तो इसमें क्या है कि इट इज़ अ मोस्ट कॉमन काज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन हिस्पैनिक्स एंड अफ्रीकन अमेरिकन, ठीक है। और इसका भी इडियोपैथिक ही होता है, लेकिन ये एसोसिएट होता है एचआईवी के साथ, हीरोइन के साथ, हीरोइन यूज़ जो करते हैं, और सिकल सेल डिजीज़ के साथ। तो ये जो है ये एमसीक्यू पॉइंट है, ठीक है। फोकल मीन्स मतलब कुछ ग्लोमेरुलाई जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। सेगमेंटल मीन मतलब कुछ पार्ट ऑफ ग्लोमेरुलाई का इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सेक्लोरोसिस हमें एच एन अगर लाइट माइक्रोस्कोपी पे देखें तो हमें हाइलिनोसिस मिलती है और सेक्लेनलोसिस मिलती है, जो कि पिंकिश कलर की ज़्यादातर हमें नज़र आती है, ठीक है। और हमें क्या मिलता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे हमें इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेसेस मिलती है, ठीक है। और इसका इम्यूनोफ्लोरेसेंस जो है, अगर बिग डोमेन्स की बात करें, वहाँ पे इम्यूनोफ्लोरेसेंस आईजीजी मैंने कहा था। इम्यूनोफ्लोरेसेंस हमें क्या बताता है कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ डेपोजिट। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि इसमें जो है हमें डेपोजिट्स यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिफरेंस है। पैथोमा में यहाँ पे लिखा है कि कोई डेपोजिट्स हमें नहीं नज़र आते, ठीक है, लेकिन रोबेंस में हमें डेपोजिट लिखे हुए हैं। तो मोस्टली जो होते हैं हमें डेपोजिट नहीं नज़र आते हैं, लेकिन कुछ में हमें नज़र आते हैं। तो इसलिए रोबिन ने वो लिखा है कि हमें IgM and C3 डेपोजिट्स जो हैं वो नज़र आते हैं, ठीक है। तो आप नो डेपोजिट्स भी लिख दें तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसका रिस्पॉन्स जो होता है वो पुअर रिस्पॉन्स टू स्टेरॉइड्स होता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आती है हमारे पास मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी जो है इसमें क्या होता है, इसमें जो है इट इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन कॉकेशियंस एडल्ट, ठीक है। इसका काज भी इडियोपैथिक है, लेकिन 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 ये हेपेटाइटिस बी और सी के साथ एसोसिएट है। एसएलई जो है इसके साथ एसोसिएट, ड्रग्स के साथ, ये पेट एमसीक्यूज हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में क्या होता है कि ग्लोमेरुल मेम्ब्रेनस मतलब मेम्ब्रेन जो है वो थिक हुई होती है, थिक ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन हमें मिलती है। जो हम देखते हैं ना H&E पे, तो हमें थिक ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलती है। और इसमें जो है और क्या, हमें स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस नज़र आती है। ये आपने याद रखना है, ये मैं आपको फिगर से भी बताती हूँ, ठीक है। थिक ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलती है। इसके अलावा ड्यू टू इम्यून कम्प्लेक्स डेपोजिशन हमें क्या होता है, ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस मिलती है, ठीक है। ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस मिलती है, सब एपिथेलियल डेपोजिट्स मिलते हैं, और इसका रिस्पॉन्स भी स्टेरॉइड्स के लिए पुअर होता है, ठीक है। अब मैं आपको सब एपिथेलियल डेपोजिट्स और सब एंडोथेलियल डेपोजिट्स का बता दूँ कि अगर हमारे पास मैं ड्रा करूँ, यहाँ पे हमारे पास ये जो है हमारे पास ये हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये जो कैपिलरीज है उसकी एंडोथेलियम है, और ये स्लिट लाइक स्पेसेस होते हैं। ये हमारे पास क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये हमारे पास पड़े हुए हैं पोडोसाइट्स, ठीक है। अगर अगर हमारे पास जो है यहाँ पे आके डेपोजिट जो है डिपॉजिट होते हैं पोडोसाइट्स, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के यहाँ पे आगे डिपॉजिट्स होते हैं ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, सब एपिथेलियल डेपोजिट। मतलब ये पोडोसाइट्स को हम, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसकी एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है। अब ये सब एपिथेलियल डेपोजिट्स का क्या मतलब है कि ये इस जो है एपिथेलियम के नीचे हैं, सब एपिथेलियल डेपोजिट्स हैं। लेकिन
तो ये हमें किस में नज़र आते हैं, ये हमें मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में नज़र आते हैं। किस में नज़र आते हैं, हमें मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में। लेकिन अगर यही डिपॉजिट बिटवीन दैट ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये जो एंडोथेलियम है यहाँ पे हों, ठीक है, यहाँ पे हों, तो फिर इसको हम सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स भी बोलते हैं, ठीक है। सब एंडोथेलियम मतलब एंडोथेलियम के नीचे जो है ये वाली एंडोथेलियम है ना, तो इसके और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन इसके दरमियान में होंगे तो इसको हम सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स बोलते हैं। और कुछ जो हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर भी होते हैं, इसको भी हम जो है सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स ही कहते हैं। तो ये किस में नज़र आते हैं, हमें ये मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटेड टाइप 1 में और टाइप 2 में नज़र आते हैं। टाइप 2 में हमें मिलते हैं इंट्रा मेम्ब्रेनस और टाइप 1 में हमें मिलते हैं सब एंडोथेलियल मतलब बिटवीन द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एंडोथेलियम। तो अब इसमें हमें मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में क्या मिलता है, हमें सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स जो हैं वो मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है कि थिक ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑन HNE, हमें क्या मिलता है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट जो मेम्ब्रेन है वो थिक हो जाती है और इसमें हमें ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस नज़र आती है। मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में हमें ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस नज़र आती है। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में हमें स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस नज़र आती है, ये आपने याद रखना है। ड्यू टू इम्यून कम्प्लेक्स डेपोजिशन, और इसमें भी हमें ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस मिलती है। और इसको हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में मैंने कहा था कि सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स मिलते हैं और ये हेपेटाइटिस बी और सी के साथ एसोसिएट होती है। जो टाइप 2 है उसमें हमें डेंस डिपॉजिट मिलते हैं इंट्रा मेम्ब्रेनस, ठीक है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इंट्रा मेम्ब्रेनस डिपॉजिट मिलते हैं और ये एसोसिएट होती है विद C3 नेफ्रेटिक फैक्टर के साथ। इसका मैं बताती हूँ, C3 नेफ्रेटिक फैक्टर क्या होता है, ये कंपोनेंट होता है हमारे पास जो है कॉम्प्लीमेंट पाथवे का, ठीक है। और इसके ऊपर जो है C3 कन्वर्टेज आके एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है C3 को इंटू C3A में, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं C3 कन्वर्टेज के अगेंस्ट और वो इसको ओवर एक्टिवेट करवा देती हैं। ओवर एक्टिवेशन की वजह से ज़्यादा C3 जो है वो C3A में कन्वर्ट होगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, ओवर एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी और इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और जो सर्कुलेटिंग C3 है उसका लेवल कम हो जाएगा। तो ये इसकी जो है वो पैथोलॉजी है, ठीक है। देन इसका रिस्पॉन्स भी जो है वो पुअर होता है टू स्टेरॉइड्स को। अब हम देखते हैं, ये फिगर देखते हैं हम लोग, ये क्या दिखाया हुआ है उसने। ये हमारे पास है जो है होता है हमारे पास मिनिमल चेंज डिजीज़, नॉर्मल ग्लोमेरुलस दिखाया हुआ है। नॉर्मल ग्लोमेरुलस में इसने क्या दिखाया हुआ है कि ये हमारे पास ग्लोमेरुलस दिखाया हुआ है, ठीक है। ये जो है वो ये बोमेन कैप्सूल है और इन दोनों के दरमियान जो स्पेस दिखाई हुई है ना, ये बोमेन स्पेस होती है, ठीक है। अब उसने क्या दिखाया हुआ है कि ये नॉर्मल ग्लोमेरुला है, इसमें ये हमें जो है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जो हैं वो नज़र आ रहे हैं और ये, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेस इसने यहाँ पे दिखाई हुई है। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करूँ, ये जो है हमारे पास है, अगर बात करें हम तो ये हमारे पास है एंडोथेलियम, ठीक है, ये एंडोथेलियम है। ये हमें जो क्लियर सी नज़र आ रही है ये हमारे पास होती है जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और ये जो है हमारे पास इफेसमेंट हुई हुई है, ये फूड प्रोसेसेस की इफेसमेंट। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको हाई इस तरह नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इस वाली लेयर में, लेकिन यहाँ पे उनकी इफेसमेंट हुई हुई है, ठीक है, इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेसेस ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, तरह कुछ ग्लोमेरुलाई में हमें स्क्लेरोसिस मिल रही है। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको ज़्यादा से पिंकिश नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये हमें फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलस स्क्लेरोसिस नज़र आ रही है, ठीक है। इसके अलावा और भी पिक्चर्स जो हैं ये मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी की है। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में क्या नज़र आ रहा है कि थिकनिंग हुई हुई है, ग्लोमेरुलाई हैं, देखें कितना जो है वो
कैपिलरी जो वाल्स हैं उनकी कितनी थिकनिंग हुई हुई है, ठीक है। इसी तरह थिक जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन हमें जो है वो नज़र आ रही है। और इसी तरह इम्यूनोफ्लोरेसेंस की बात करें तो इसमें हमें ये ग्रैनुलर डिपॉजिट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और देन सी में हमें क्या नज़र आता है, हमें स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स हमें नज़र आ